नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। चलिए आज चलते हैं नदी के सफर में। अरे भाई मजाक नहीं कर रही, सच में कह रही हूँ आपको। चलिए आज चलते हैं नदी के सफर में। एक नदी अपने जन्म से लेकर अपनी समुद्र में मिलने तक की यात्रा में कौन कौन से पड़ाव तय करती है, आज हम यहाँ पर ये देखेंगे। नदी का सफर एनसीईआरटी की बुक है, रिमझिम कक्षा 5 की, उसमें एक पाठ है। और ये जो नदी का सफर कहानी कहानी नहीं कह सकते, नदी का सफर एक ज्ञान देने वाला एक लेसन है, एक पाठ है, जो एक प्राकृतिक घटना और उसके अलग अलग पड़ावों को हमें दर्शाता है। तो चलिए नदी का सफर। मैंने जैसा कि आपको बताया कि नदी के जन्म से लेकर, यानी नदी जहाँ से निकलती है वहाँ से लेकर ये यात्रा हम शुरू करेंगे। तो देखिए, हम सभी को पता है कि जब बर्फ पिघलती है या कभी किसी सोर्स से, बारिश के पानी से, कहीं से जल जो है, पानी जो है, वो कहीं पहाड़ के या बहुत ऊंचाई वाले स्थान के किसी एक छोटे से सोर्स से निकलता है और ये आगे जाकर बहुत बड़ी नदी का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ऊंचे पहाड़ों से बर्फ के पिघलने के कारण या पानी के वर्षा के पानी के कारण जो है नदी का उद्गम होता है। उद्गम होता है इसलिए इसे हम कहते हैं, शुरुआत होती है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, उद्गम, नदी का उद्गम। ठीक है, अब नदी ऊंचे पहाड़ों से जब बह रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, बहुत ज़्यादा प्रवाह तेज होता है और इस वजह से वो ऊंची ऊंची चट्टानों से टकराती, बल खाती, बहुत तेज़ी के साथ नीचे की तरफ बढ़ने लगती है। तो ये कभी वी आकार की घाटी बनाती है। ठीक है, ऐसी गहरी गहरी चट्टानें कटते जाती हैं और ये वी आकार की घाटी बना देती हैं। घाटियां आपने देखी होंगी ना, अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में हम जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत गहरी गहरी घाटियां हैं, नदी बह रही है, गहरी गहरी घाटियां हैं। तो वो ये जो घाटियां जो हैं, ये प्राकृतिक घटना है, नदी के पानी के बहाव के कारण ये होती है। और अब जब नदी जो ऊंचे पहाड़ों से बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरती है ना, तो वो बनाती है जलप्रपात। देखिए देखिए, थोड़ा सा पतली सी धारा के रूप में या थोड़ी थोड़ी दूर पर थोड़ी सी पतली धाराओं के रूप में अगर पानी गिर रहा है तो उसको हम झरना कहते हैं। लेकिन अगर बहुत लंबे और चौड़े एरिए में बहुत फोर्स से पानी आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, पहाड़ों से नीचे की ओर गिर रहा है ना, तो वो कहलाता है जलप्रपात। तो जलप्रपात बनता है भाई, है ना। कैसे बनता है? जब ऊंचे पहाड़ों से नदी का पानी बहुत तेजी से नीचे की ओर गिरता है तो ये बहुत सुंदर और खूबसूरत दृश्य भी हमारे सामने उपस्थित करता है। बड़ा सुंदर नज़ारा होता है। अक्सर लोग जलप्रपात देखने के लिए जाते हैं भाई। तो हमारे देखिए छत्तीसगढ़ में भी जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात, जो कि बस्तर में है। तो ये देखिए, ये जलप्रपात बनता है। अब नदी पहाड़ों से आ गई नीचे। ठीक है, अब पहाड़ों से नीचे आने के बाद नदी अपना बह रही है। देखिए, ये नदी बह रही है। ठीक है, अब क्या होता है, ये बहती हुई जो नदी है, ये जो पहाड़ से निकली है, ये नदी तो कहला रही है भैया मुख्य नदी, है ना। एक नदी है ना, वो निकली, सपोज गंगा निकली है गंगोत्री से, तो ये मुख्य नदी है गंगा, है ना। तो गंगा जो है वो मुख्य नदी होगी। अब इस नदी में, मुख्य नदी में, कहीं से कोई और छोटी मोटी नदियां आकर मिल जाती हैं। अब इन नदियों का नाम कुछ भी, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब वो मुख्य नदी में आकर मिल गई तो उनका अपना नाम खत्म। अब वो क्या, मुख्य नदी का जो नाम है उस नाम से जानी जाएंगी। तो ये जो नदियां हैं, ये छोटी नदी जो है, ये बहती हुई आई और आकर एक मुख्य नदी से आकर मिल गई। ये देखिए, इसका पानी यहाँ आकर, ये नदी अपने फ्लो में है, इससे आकर मिल गई। तो इसने क्या किया, इस नदी के पानी को बढ़ाया, इसकी जल क्षमता को बढ़ाने में ये नदी सहायक सिद्ध हुई है। तो ये क्या कहलाएगी, सहायक नदी। किसकी सहायक नदी? मुख्य नदी की सहायक नदी। समझ गए आप? जब मुख्य नदी के साथ छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाती हैं और उसकी जल क्षमता को बढ़ा देती हैं ना, तो उन्हें हम कहते हैं सहायक नदी।
इसके ही विपरीत एक घटना और होती है। जानते हैं क्या? जब ये मुख्य नदी बह रही है, भैया ये सहायक नदी भी आकर मिल गई, मुख्य नदी भी पहाड़ से निकल कर इधर आ गई, बह जा रही बह जा रही। अब इसके रास्ते में कोई बड़ी सी रुकावट, बड़ा सा ऊंचा पठार आ गया, बहुत बड़ा पहाड़ आ गया, कुछ भी आ गया, रुकावट आ गई। पानी का फोर्स इतना नहीं है कि इसको पार करके बह जाए। तो फिर क्या होता है, पानी दो भागों में बट गया भाई। अब ये बट गया तो ऐसा भी होता है कि ये वापस फिर एक साथ बहने लगे, लेकिन ऐसा भी होता है कि ये जो है, ये तो मुख्य नदी बह रही है ना, ये बह जा रही है, लेकिन ये यहाँ से कोई और नदी बटकर अलग ही दिशा में चली गई, ये मुख्य नदी से अलग हो गई। तो देखिए, ये मुख्य नदी से जो अलग हुई है तो उसने क्या किया, इसका जो पानी जो था उसको अलग दिशा में लेकर बह गई, तो उसने उसमें का पानी कम कर दिया। तो ये क्या कहला गई, मुख्य नदी से अलग होकर बहने लगी, अलग दिशा में बह चली, तो ये मुख्य नदी से निकली है तो उपनदी कहलाएगी। ठीक है। अब सहायक नदी और उपनदी में अंतर क्या है? सहायक नदी जो होती है ना, वो मुख्य नदी में आकर मिलती है, और उपनदी जो होती है ना, वो मुख्य नदी से निकलकर अलग चली जाती है। ये आकर मिलेगी, ये साथ में थी, अब अलग हो जाएगी। सहायक नदी जो होती है वो अपने साथ पानी जो बहा कर लाई है मुख्य नदी में, जब वो मिल जाता है तो मुख्य नदी की पानी की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन मुख्य नदी जब अपनी नदी को, मुख्य नदी से जो उपनदी है वो अलग होकर जब बह जाती है ना, तो वो उपनदी मुख्य नदी का पानी भी साथ लेके जा रही है, तो इसने इसकी क्षमता को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो आपने देखा कैसे कैसे पड़ाव तय हो रहे हैं। आपने कई बार नदी को समतल जगहों पर, मैदानी इलाकों पर ऐसा बल खाते हुए, चलते हुए, इठलाते हुए देखा होगा। ये क्या है, ये सांप की तरह बल खाती जा रही है नदी, इसलिए इसे कहते हैं विसर्प। देखिए, मैदानी इलाकों में ये नदी ऐसे ऐसे बल खाते चल रही है ना, कोई मंथर गति से बह रही है, बहुत तेज बहाव है नहीं, तो ये सांप की तरह बल खाती चल रही है ना, इसलिए सर्प, सर्प से बन गया विसर्प। इसको हम क्या कहते हैं, नदी विसर्प। क्या कहते हैं इस घटना को, ये जो नदी सांप की तरह बल खाती बह रही है मंथर गति से, वो कहलाता है नदी विसर्प। ऐसे ही अलग अलग पड़ाव तय करते हुए जब नदी अपने अंतिम पड़ाव पर, यानी नदी का अंतिम पड़ाव क्या है, पहाड़ों से निकलती है और जाकर समुद्र में मिल जाती है। इस दौरान रास्ते में ये अलग अलग उसने मुकाम तय किए हैं। अब जब वो नदी पहाड़ों से निकलने के बाद, सारे रास्तों से गुजरने के बाद समुद्र में जाके मिल रही है ना, तो जिस जगह पे मिलती है भाई, जिस जगह पे जाकर वो समुद्र में मिल जा रही, गिर जा रही है, जहाँ पे अब वो विलीन हो गई समुद्र में, वो जो जगह कहलाती है वो है मुहाना। क्या है, नदी का मुहाना कहलाता है। ये है समुद्र, समुद्र में मिल गई नदी, है ना, तो वो कहलाता है नदी का मुहाना। अब एक चीज और होती है, नदी जब समुद्र में मिलने से पहले अपने साथ पूरे रास्ते से जो बहा कर लाई हुई है रेत, मिट्टी के कण, खनिज और जो भी पदार्थ जो उसके साथ आए हैं, वो सारे वो यहाँ इनके किनारों पर छोड़ जाती है, और धीरे धीरे वहाँ धीरे धीरे वो एक मैदान सा बन जाता है। इसे डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा। इसके पहले है ना, ये डेल्टा बनाती है, और ये जो डेल्टा होता है बहुत उपजाऊ होता है। यहाँ पर अगर कुछ भी हम खेती करने जाए ना, तो बहुत ही उपजाऊ तरीके से वो खेती ग्रो करती है, वो पैदा होती है, वो बढ़ती है। तो ये तो हुआ नदी का सफ़र। तो देखिएगा, उद्गम से लेकर नदी आ गई मुहाने तक। तो अब याद रखिएगा आप लोग, जब कोई नदी जो है अपने ऊंचे पहाड़ों से जहाँ से शुरू हुई है ना, वहाँ से थोड़ी आगे बढ़ती है, वी आकार की घाटी बनती है, क्योंकि फ्लो के साथ, बहुत तेज बहाव के साथ वो आ रही है, तो वी आकार की घाटी बनाती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जब बहुत सारा पानी नीचे गिरता है तो जलप्रपात बनता है, नदी अपनी चाल में बही जा रही है, छोटी छोटी नदी कोई आकर उसमें विलीन हो रही है, उसकी क्षमता को बढ़ा रही है, तो सहायक नदी बन जाती है। वहीं कोई छोटी नदी रास्ते की रुकावट के कारण रास्ता भटक कर कहीं और ही दिशा में बढ़ जाती है, मुख्य नदी से अलग हो जाती है, तो वो कहलाती है उपनदी। और नदी जब बल खाती हुई बहती है तो कहलाती है विसर्प, और आखिर में नदी जा मिलती है
समुद्र से। तो है ना ये कितना खूबसूरत नदी का सफ़र। तो चलिए आज के लिए इस कक्षा में इतना ही। काले मैम को अनुमति दीजिए, लेकिन एक निवेदन तो मैं करते चलूँ भाई, आप चैनल में नए हैं ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही मिलती रहेंगी। तो चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को। नमस्कार।